So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 20 of पेपर लीक्ड और आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको बहुत डर लगता है, लेकिन ये दो लेक्चर्स, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, इन दोनों को बहुत शिद्दत से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। मेरा वादा है आपसे, ऐसे तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो बहुत आराम से सुनना है, एक एक चीज को नोट डाउन करना है। जितने भी फॉर्मेट्स, जो भी चीजें मैं लिखवाऊं एज इट इज उनको लिख लेना है। गलती नहीं होगी, पक्की बात है। एकदम बेसिक से हम इस चैप्टर को उठाएंगे और एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरी मोटिवेशन के साथ, एकदम शांति से, कोई आसपास नहीं होना चाहिए, कहीं जाना नहीं है इस लेक्चर को छोड़कर। पूरे का पूरा लेक्चर एंड तक सुनना है, फिर डिसाइड करना है कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बहुत घंटे लगा दिए तुमने, बहुत टाइम लगा दिया, चैप्टर पे नहीं हुआ, लेकिन आज का 1 घंटा अब लगा कर देखो और तुम्हें समझ आएगी कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हें याद हो जाएगा पूरा। ठीक है बेटा, शुरू करें जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आज के पार्ट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आज के पार्ट में हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, या फिर क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग का निकालो, या फिर ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक क्या है मेरा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक एक चीज नोट डाउन करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक, चलो देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब भी आप निकालोगे तो आपकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत आपकी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, पूरे फॉर्मेट हम अच्छे से याद करेंगे। तो आपकी शुरुआत होती है यहां से। सबसे पहले आप ये निकालते हो कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है और वो निकलता कैसे है, उसका वर्किंग मैं आपको भी सिखा देता हूं कि वर्किंग कैसे होगी किसकी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। ठीक है जी, ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आप निकालोगे। वो निकालना कैसे अभी आपको सिखा दूंगा मैं। ये निकालने के बाद आपको क्या करना होता है? ये निकालने के बाद आपको क्या करना है? आपको करनी है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपको वो याद रखनी है। कुछ चीजें आपको ऐड करनी होती है, कुछ चीजें आपको लेस करनी होती है। ऐड कौन कौन सी करनी होती है? देखो, ऐड करने के लिए आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, ए बी सी डी आई एल। ठीक है, ए से होता है बेटा आपके पास अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कि मतलब कोई भी फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट है उसकी अमोर्टाइजेशन है, जैसे गुडविल की वैल्यू कम हो गई या पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, तो उन सबको आप यहां पर लिखते हो, उनकी जो भी वैल्यू में रिडक्शन आता है। बी से आता है आपके पास बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। कोई भी बैड डेट्स आपको रिटर्न ऑफ दे रखी है जो कि जनरली नहीं होती है, फिर भी हो तो आप यहां लिखोगे। सी से आता है आपके पास क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, कि कोई भी प्रोविजन आपने बनाया, ध्यान रखना है यहाँ पे एग्जांपल्स में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखना होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम कि
प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई काम नहीं है। ठीक है। डी से आता है आपके पास डेप्रिसिएशन। आई से आता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। किसी भी बोरोइंग पे कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि जनरली आपको यहाँ पे डिबेंचर्स देखने को मिलते हैं बेटा, तो वो भी आपको ऐड करना है उनके ऊपर जो ब्याज है। एल से आता है आपके पास लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट बेची उस पर लॉस हो गया। या फिर आता है आपके पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, की इशू करे जब डिबेंचर्स तो उसके ऊपर कोई लॉस हो गया, वो आपके पास आता है। ठीक है। ये सारी चीजों को आप यहां पर ऐड करते हो एडजस्टमेंट्स के अंदर। इनमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिपीटेटिवली देखने को मिलती हैं आपको, वो है अमोर्टाइजेशन। ये मतलब गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है, या किधर पेटेंट्स की वैल्यू कम हो जाती है, यहाँ तक डेप्रिसिएशन। मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं, वहां पे आपको डेप्रिसिएशन निकलती है, वो यहाँ पर आती है। और यहाँ पर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स आपको जनरली दिए होते हैं तो उनके ऊपर का ब्याज। और एल से लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी बहुत बार आपको देखने को मिलता है। तो ये चार चीजें आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, ये दोनों बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पता आपको सारी होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर बात करते हैं, कुछ चीजें आपको बेटा लेस करनी होती है। लेस क्या करना होता है सर? लेस करना होता है इन सबका अपोजिट। इन सब के अपोजिट्स में देखो, अमोर्टाइजेशन का अपोजिट होता है कि एसेट खरीद लेना, लेकिन वो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि एसेट को खरीद लेना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी नहीं आता। प्रोविजन रिटर्न बैक आता है, तो प्रोविजन रिटर्न बैक आता है। फिर आता है डेप्रिसिएशन का अपोजिट कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पेड होता है वहां पे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ आती है आपके पास रेंट रिसीव्ड। इसके साथ आता है आपके पास डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है। ये तीन चीजें भी साथ में आती हैं कि कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। फिर आता है लॉस का उल्टा बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको भी आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इनमें से आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? इनमें से ज्यादातर आपको देखने को मिलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड और गेन, ज्यादातर ये दोनों देखने को मिलते हैं। प्रोविजन रिटर्न बैक तो रेयर होता है ना, कि यहाँ पे प्रोविजन आपने इंक्रीज हो गया, यहाँ पे अगर प्रोविजन रिड्यूस हो जाए, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पिछले साल का बैलेंस है 50,000 का, इस साल का बैलेंस है 40,000 का, तो वो रिड्यूस हो गया तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर होती हैं अपने को। ये सब कर करा के आपके पास आता है, आपके पास आता है कैश, कैश फ्लो, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होने से पहले जो कैश फ्लो है हमारा, वो ये है। फिर इसमें आप क्या करते हो बेटा? फिर से कुछ ऐड करते हो और कुछ आप माइनस करते हो। क्या ऐड करते हो, क्या माइनस करते हो, ध्यान रखना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करते हो, डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस करते हो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करते हो, और इंक्रीज इन करंट एसेट भी माइनस करते हो। तो आपको याद रखना है, करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी बढ़ जाए तो ऐड कर दो, कम हो जाए तो माइनस कर दो। करंट एसेट के साथ उल्टा करना है, करंट एसेट कम हो जाए तो प्लस कर दो, करंट एसेट बढ़ जाए तो माइनस कर दो। ठीक है। ये करने के बाद, ये करने के बाद आपके पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी। फिर इसमें से आपको चार चीजों को ट्रीट करना होता है, जिसमें से जनरली जो ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको मैं बता दूंगा। एक तो आपको माइनस करना होता है टैक्स पेड, माइनस करना होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, आपको ऐड करना होता है इसमें बेटा रिफंड ऑफ टैक्स, और ऐड करना होता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। ठीक है जी। फिर से ज्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो एक ही चीज देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है टैक्स पेड।
ठीक है, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगी, ये तो बहुत रेयर होती है बाकी चीजें। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिनको लगता है कि दिन का फिर से कमजोर दिल है, तो बेटा सारा नहीं याद होता तो जो मैंने रेड रेड करे वो याद कर ले। ये तो करना ही, ये दोनों भी रेड ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, तब भी आपका 90% कैश फ्लो ठीक होने वाला है। ठीक है जी, ये कर करा के आपके पास आ जाता है फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो ये हुआ हमारा पूरे का पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें देखना है कि सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकलता है। तो देखो, इसके लिए आपको दिया होगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है नेट सरप्लस। नेट सरप्लस की बेसिकली इस साल का प्रॉफिट है कितना, वो निकलता है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। कि हम कहते हैं कि साल के एंड में तो मेरे पीएनएल का बैलेंस है 1,50,000, साल की शुरुआत में था 1 लाख का, तो इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, 50,000 कमाया है ना। तो आप पहले निकालते हो नेट सरप्लस, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसमें आप तीन चीजों को जोड़ देते हो, क्या क्या बोला, प्रोपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का कुछ भी नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर को लिखना है। और इंटरिम डिविडेंड कोई दिया है तो इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, और ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ भी पैसा अगर आपने रिजर्व में डाला है तो वो आ जाएगा बस। तो इसको हम याद रखते हैं पीटीआई से, कि पी से तो हुआ बेटा मेरे पास प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, टी से हुआ ट्रांसफर टू रिजर्व, और आई से हुआ इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये करने के बाद मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, जनरली जनरली आपको ये अलग से लिखना नहीं होता, जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके अंदर आप दो चीजों को ऐड करते हो, दो चीजों को माइनस करते हो। देखो क्या क्या है, ऐड करते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, ऐड करते हो आप प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को, जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर का वो आप ऐड करते हो, माइनस करते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, और माइनस करते हो आप बेटा टैक्स रिफंड। ठीक है जी, ये सब कर करा के नेट सरप्लस से आप पहुंच जाते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब देखो, ये तो है आपको कंप्लीट फॉर्मेट की किस तरीके से सब कुछ आ गया इसके अंदर, इसके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती है, ध्यान रखना। लेकिन आपको ये याद नहीं होगा, तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड से मार्क करी है। यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर देखने को मिल सकता है, इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल सकता है, ज्यादा चांसेस है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर देखने को मिल सकता है, टैक्स रिफंड देखने को मिल सकता है। फिर से ध्यान रखना, टैक्स रिफंड यहाँ पे माइनस होता है और एंड में जाके ऐड हो जाता है। ठीक है जी, रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है बेटा, यहाँ माइनस, यहाँ जाके ऐड हो जाता है। तो बस, अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ याद नहीं होता तो रेड रेड वाली आइटम्स लिख लो, वो याद कर लो, वो कभी गलती से भी मत भूल जाना, क्योंकि ज्यादातर पेपर में वही देखने को मिलेंगी। लेकिन पूरा फॉर्मेट हमने बना लिया है। जिस बच्चे को लगता है डर, तो बेटा तू याद कर ले, इसको 2 बार लिख के रख ले, उसके बाद कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पूरे का पूरा फॉर्मेट ये रहा। अब हम देखें, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, 2 क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आपको करवाऊंगा 6 मार्कर की पेपर में कैसे आते हैं। इनके अंदर दोनों में हम मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, और मशीनरी अकाउंट विद प्रोविजन वाला बनाएंगे। ठीक है, विदाउट प्रोविजन वाला हम कल की क्लास में बनाएंगे, ताकि हम दोनों चीजों को आराम से सीख सकें। चलो जी, तो ये मेरे पास पूरे का पूरा क्वेश्चन है। इसके अंदर मुझे बनाना क्या है, कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल के दिखाओ मुझे। क्वेश्चन को करने का स्टाइल देखना बहुत ध्यान से। सबसे पहले बेटा आपने क्या करनी है, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को रीड करना है। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को रीड करोगे तो आपको दिखता है कि ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 3 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 45,000 वाज सोल्ड फॉर 1,35,000। बेसिकली हम यहां से ये देख सकते हैं कि इसका खाता बनाना पड़ेगा, बात खत्म, और कुछ नहीं है। देख लेंगे कैसे खाता बनेगा, जो भी होगा इसका अकाउंट बनाएंगे हम, हमें समझ आ गई।
जब भी कोई मशीनरी सोल्ड का कुछ बोल रखा हो तो आपने उसका अकाउंट बना देना है। सॉर्टेड है, ठीक है। अब एक एक चीज को रीड करेंगे और देखेंगे कि उसका जगह हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में थी कि नहीं थी। शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल की बात हमने कहीं पे भी करी? कहीं बात नहीं करी, तो सर आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो पहला रूल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करो। दूसरा रूल कि हर चीज को देखते चले जाओ कौन कहाँ जाएगा, ठीक है। जिसके भी आगे नोट नंबर लिखा हो उसको इग्नोर करना। जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर लिखा है, चलो बेटा आप इग्नोर हो, आपको यहाँ पे जब नोट्स आएंगे तब पढ़ देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई काम नहीं है, इंटरेस्ट का काम होता है इसके ऊपर जो ब्याज है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई काम नहीं है। ट्रेड पेबल्स, बिल्कुल ट्रेड पेबल बेटा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आते हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज में आते हैं, तो ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के कॉलम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, तो क्या होगा? ऐड होगा। कहां पर होगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में होगा। मैंने क्या लिखा कि तू चीज क्या है, तेरा ट्रीटमेंट क्या होगा, समझ गए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट नंबर है, छोड़ो इसको भी नहीं देखते। आगे आइए, फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट नोट नंबर है, अभी नहीं देखते। इनटेंजिबल एसेट नोट नंबर है, अभी नहीं देखते। इन्वेंट्री क्या है? मेरी करंट एसेट है। करंट एसेट क्या हो रही है? पिछले साल थी 2 लाख, अब है 2,50,000, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट है, तो माइनस होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स में भी इंक्रीज है, तो हम कहेंगे फिर से इंक्रीज इन करंट एसेट है, माइनस होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करते क्योंकि इन्हीं के चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनका आप कुछ नहीं करते हो। किसी भी क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कुछ नहीं करोगे। आगे आ जाओ, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल यहां से आपको नेट सरप्लस मिलेगा, तो ये आपका प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है, कि नेट सरप्लस आपको यहां से मिलेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ध्यान रखना, कभी भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा हो और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो पिछले साल वाले फिगर को तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? टैक्स पेड, ठीक है। और इस वाले को आप क्या बोलते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। समझे मेरी बात? जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा और उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ना हो, तो पिछले साल वाले को क्या बोलोगे? टैक्स पेड, और करंट ईयर वाले को क्या बोलोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। समझ में आई बात? अब आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। टैक्स पेड का क्या किया था अपन ने? माइनस किया था लास्ट में, है ना, लास्ट में टैक्स पेड माइनस किया था और रिफंड ऑफ टैक्स को जोड़ा था। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को क्या किया था? देखो देखो, जब आप प्रॉफिट्स निकालते हो, जब आप प्रॉफिट्स निकालते हो जब आप प्रॉफिट्स निकालते हो, ये कैलकुलेशन करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, तो यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हो। देखो मैंने सर्कल भी किया हुआ क्योंकि मुझे पता है ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसको हमें जोड़ना है, कि हमें क्या करना है बेटा, इसका प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में इसको ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को ऐड करना है। आगे आ जाइए सर, टेंजिबल एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनके हम अकाउंट बनाएंगे, ये नहीं कि इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इनका हम खाता बनाएंगे, वहां से इनके काम की इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। इनटेंजिबल एसेट गुडविल, गुडविल की पहले वैल्यू थी 2 लाख, अब कितनी हो गई? 1,40,000। गुडविल की वैल्यू कम हो गई, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? अमोर्टाइजेशन बोलोगे। और इसको एडजस्टमेंट से हम ऐड करेंगे। याद है एडजस्टमेंट में हमने ABCDIL पढ़ा, उसके अंदर ए से हमने पढ़ा था एडजस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एंड इनटेंजिबल एसेट्स, तो यहां पे इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे बेटा कहां पर? एडजस्टमेंट्स में। कितना? 60,000। क्लियर है कहानी? जल्दी बताइए। ये सब हमने लिख दिया। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं सर मशीनरी के अकाउंट की। मशीनरी के अकाउंट की, कि मशीनरी का अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, मशीन आपने खरीदी बेची है और मशीनरी की इंफॉर्मेशन में आपको बोला गया है कि मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों खाते हैं, है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब को दोनों खाते बनाने हैं। तो हम सीखेंगे कि जब ये दोनों खाते एग्जिस्ट कर रहे हो तब किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है जी, तो ये हम बनाते हैं मशीनरी का अकाउंट। ये हुआ मेरा मशीनरी का अकाउंट, और
और ये हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, सबसे पहले आप क्या करते हो, बैलेंसेस लिखते हो। मशीनरी का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो मेरी एसेट होती है। तो मशीनरी का बैलेंस लिखूंगा मैं। मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है मुझे, देखो मशीनरी का बैलेंस दे रखा है मेरे को साल की शुरुआत में कितना दे रखा है, 10 लाख का, एंड में 18,50,000। तो साल की शुरुआत का बैलेंस मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। मैं लिखता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 10 लाख है, तो 10 लाख लिख दूंगा। और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 18,50,000, वो मेरे ईयर एंड पे होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस CD 18,50,000। सिंपल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है बेटा आपको साल की शुरुआत में 1 लाख का, और क्लोजिंग दे रखा है 2,50,000 का। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो इसका क्रेडिट साइड का होता है, क्योंकि मशीनरी का उल्टा खाता होता है ये। तो बाय बैलेंस BD 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 2,50,000, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 2,50,000। क्लियर है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, मशीनरी को खरीदना बेचना। बहुत ध्यान से सुनना कि क्या करना होता है आपको। 3 काम करने हैं। क्या करने हैं बेटा, 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है कि आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, जो मशीन आपने बेची है उसका डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करोगे यहां से वहां तक। ठीक है, फुल लाइफ का, उसकी लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर करोगे। दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने उसको सेल करना है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, आपने उसके ऊपर गेन लॉस निकालना है। बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। ठीक, 3 काम कर लोगे। अब देखो जो मशीनरी बेची है, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख, 3 लाख की मशीनरी की कॉस्ट थी, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 45,000, जिसके ऊपर आज तक टोटल डेप्रिसिएशन 45,000 का लग चुका है। वो सोल्ड फॉर 1,35,000। पहला काम क्या करना है बेटा आपको, जो उसका लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर करना है, इधर से उधर ट्रांसफर करना है। ठीक है, इधर से उधर ट्रांसफर करना है। डेप्रिसिएशन कैसे ट्रांसफर किया जाता है बेटा, जब आप डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करोगे तो ये खाता रिड्यूस होगा और ये भी रिड्यूस होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए डेबिट करो, क्योंकि यहां से पैसा जा रहा है, और मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो मशीनरी की क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आती तो आप याद रट्टा मार सकते हो कि यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा मशीनरी अकाउंट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं 45,000, और मशीनरी की क्रेडिट में लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लिखोगे, 45,000। समझ में आई मेरी बात, यहां से वहां ट्रांसफर करा। दूसरे नंबर पे आपको मशीनरी को बेचना है। कितने की बिक रही है, 1,35,000 की बिक रही है, तो इतना आपके पास कैश आ जाएगा। मशीनरी को बेचोगे तो मशीनरी रिड्यूस होगी, आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 1,35,000 जितने में भी बिकी है। तीसरा काम क्या करना है आपको, गेन लॉस निकालना है। निकालना जल्दी से, गेन और लॉस कितना होगा जल्दी से बताओ। देखो गेन या लॉस होगा, 3 लाख की चीज थी, 45,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 2,55,000 है ना। कि 3 लाख में से 45 गया, 2,55,000 बची। 2,55 वाली चीज बेटा आपने 1,35 की बेच दी, फायदा हुआ नुकसान हुआ, सर नुकसान हुआ। कितना हुआ, 2,55 माइनस 1,35 दैट इज 1,20,000, 1,20,000 का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो भी लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, गेन होता है तो डेबिट साइड में आता है। अब बोलोगे लॉस ऑन सेल कितना है बेटा, 1,20,000। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। फिर आप इसको कर सकते हो बैलेंस। जो बैलेंसिंग फिगर होता है, देखो ये मशीनरी अकाउंट तो आना ही आना है, चाहे किसी मर्जी, चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आए चाहे ऑपरेटिंग वाला आए, ये अकाउंट जरूर बनवाएगा आपसे, तो इसलिए सीख लो अच्छे से। कितना हुआ देखो, ये हुआ 3 लाख था ना इन सबका, ये सारा कुछ 3 लाख था। हाँ 3 लाख था, हाँ 3 लाख था। ये हुआ 21,50,000, ये हुआ 21,50,000। 21,50,000 में से 10 लाख गए, इसे हम बोलते हैं बेटा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बैंक अकाउंट की इतने की मशीनरी आपने परचेज करी होगी।
इतने की मशीनरी क्या करी होगी आपने, खरीदी होगी। वही बात है ना कि इतने की थी, इतने की बेच दी, इतनी अभी भी पड़ी है, तो बाकी का हवा से थोड़ी आ गई, बाकी खरीदी होगी। तो कितनी खरीदी होगी, 11,50,000 की आपने क्या करी होगी, मशीन खरीदी होगी। ठीक है, चलो अब इस खाते को भी क्लोज करोगे। इस खाते का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है डेप्रीसिएशन अकाउंट। 2,50,000 प्लस ये आया बेटा 2,95,000, और ये भी आया 2,95,000। बैलेंसिंग फिगर को आप नाम दोगे पाए डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हुआ मेरा बैलेंसिंग फिगर। कितना आया, 295 में से 1,00,000 गया तो बेटा आया 1,95,000। तो यार अपन ने क्या करा, दोनों खाते बना दिए। अब इनकी चीजों को देखते हैं कि कौन सी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के काम की है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के काम की चीज आपको यहां से मिलेगी, लॉस ऑन सेल। ये क्या होता है, एडजस्टमेंट्स में ऐड हो जाता है। यहाँ पे कुछ मिल रहा है आपको, बिल्कुल डेप्रीसिएशन, ये भी क्या होता है बेटा, एडजस्टमेंट्स में ऐड हो जाता है। एडजस्टमेंट्स में ABCDIL में D से होता है डेप्रीसिएशन, L से होता है लॉस ऑन सेल। समझ गए मेरी बात। तो हमने क्या करा है, बेसिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको अपने फॉर्मेट्स में प्लॉट करना है कि मेरे फॉर्मेट्स में ये चीजें कहां दिखेंगी। चलो अब हम बनाते हैं हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्यारा सा फॉर्मेट। लो जी, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना है देखो, अब आपको यहाँ पे ढूंढना होगा पी कहां पर लिखा है। पी लिखा है सर, यहां पर लिखा है पी। पिछले साल 4,00,000 बैलेंस था, अब 5,00,000 है, तो इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ जल्दी बताइए। चाहो तो छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं होगी, 1,00,000 का है ना। 5 - 4, और कहीं पी लिखा देखो, ये पी हो गया, डन कर दो। ये प्लस करना है पी में, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 80,000 का, अब इसमें प्लस कर दोगे, प्रोविजन 80,000। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1,80,000। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स दिखे, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट दिखे, वो कितना दिखे, 1,80,000। आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हो कि 1,00,000 प्लस 80,000। वैसे वर्किंग बना दो तो बहुत अच्छा है, वर्किंग की जरूरत होती है ऐसी चीजों में। तो आप इसकी छोटी सी प्यारी सी वर्किंग बना दोगे, कह दोगे कि पहले प्रॉफिट था 1,00,000, प्लस कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, 1,80,000 बन गया। तो हम लिखते हैं 1,80,000। क्लियर है जी। चलो इसके बाद क्या करना होता है हमें, हमें लिखना होता है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या लिखना होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी, लिख दिया सर हमने। इसके अंदर क्या क्या लिखोगे, आपने लिख रखा है, आपने यहाँ पे पूरे में लिख रखा है कि ए में प्लस माइनस क्या क्या करना है। ए देखो कहाँ पे है, ये तो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, ये रहा ए। ए में ऐड करना है आपको कितना, 60,000 गुडविल अमोर्टाइजेशन का। तो आप लिखोगे गुडविल अमोर्टाइज्ड प्लस गुडविल अमोर्टाइज्ड कितना है बेटा, 60,000। इस अंदर वाले कॉलम में आप लिख दोगे 60,000। ठीक, आगे देखते हैं और कहां पे हमने लिखा, और कहां पे हमने लिखा, ए देखो, ए ढूंढो, ए ढूंढो, ए प्लस, ये रहा। लॉस ऑन सेल जोड़ोगे 1,20,000 और डेप्रिसिएशन जोड़ोगे 1,95,000। तो प्लस करोगे लॉस ऑन सेल, ठीक है, और प्लस करोगे डेप्रीसिएशन। लॉस ऑन सेल है 1,20,000 का, और डेप्रीसिएशन है 1,95,000 की। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जो आएगा वहां लिख दो। कितना आ रहा है देखें, ये आ रहा है, ये आ रहा है 1,80,000 प्लस 1,95,000, 3,75,000 आना चाहिए वैसे, है ना। 1,80 प्लस 1,95, हाँ जी, 3,75,000।
एडजस्टमेंट में कुछ भी लेस करने वाला था ही नहीं, इसीलिए हमने करा नहीं। अब आप इसको टोटल करोगे तो टोटल क्या बनेगा आपका, 375 प्लस 180, ये बनेगा 455 है ना, अरे क्यों ही लिख रहा हूँ, क्यों ही सर 4 लाख ना, 5,55,000 बनेगा ना, लिख कर लेते हैं 375 प्लस 180, बिल्कुल 5,55,000। बहुत ध्यान से करते हैं, ठीक है। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले का कैश फ्लो आया है। अब मैं उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखने हैं, तो मैं देखूंगा कि मैंने अपने फॉर्मेट में डब्ल्यू कहां कहां लिखा था, डब्ल्यू कहां कहां लिखा था, ये रहा सर, डब्ल्यू ऐड कर दो करंट लायबिलिटी का इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 40,000, तो आप प्लस करोगे, तो आप प्लस करोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने बेटा, 40,000 हमने क्या करने हैं यहाँ पर प्लस करने हैं, वेरी गुड। फिर देखो, फिर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस करना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है, 2 लाख से 250 होगी तो 50,000 माइनस करना है, और 3 से 5 लाख हो गया तो 2 लाख माइनस करना है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000, माइनस की चीजों को ब्रैकेट्स में माइनस करोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख के इंक्रीज हुए तो 2 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है। नेट इंपैक्ट क्या आएगा देखो, 2,50,000 माइनस 40 तो माइनस 2,10,000 आया बेसिकली, तो 2,10,000 माइनस का आया। ये क्या बनेगा आपके पास, 5,45, 3,45,000 बन गया, ठीक है। इसका नाम होता है, इसका नाम होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ है, वो हुआ है 3,45,000, ठीक है जी। इसके बाद की कोई भी चीज होगी वो हमने लिखा होगा एल प्लस माइनस, क्योंकि वो लास्ट में प्लस माइनस की चीज होती है, देखना एल प्लस माइनस कहीं पे है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एल प्लस माइनस में कुछ तो था भाई, कुछ तो था भाई, ये रहा, ये रहा, लास्ट में माइनस करना है टैक्स पेड, 60,000 हमें माइनस करना है, बिल्कुल माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे टैक्स पेड कितना, 60,000, ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 2,85,000, समझ में आई। दिस इज योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज NC44, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना होता है मेरे भाई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना होता है। कुछ डिफिकल्ट लगा, बहुत डिफिकल्ट लगा सर, ऐसे क्या बोल रहे हो, हाँ लगेगा डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट नहीं होगा तो भाई 12th क्लास में ऐसे थोड़ी हो गए। तो अब अपने को डिफिकल्ट लगा है तो हमें क्या करना चाहिए, फिर छोड़ के भाग जाना चाहिए, नहीं, मुश्किल तो परिस्थितियां आती रहेंगी, अगर इसको छोड़ के भागोगे तो अलग तरीके की मुश्किलें आएंगी, है ना, इसको कर लोगे तो फिर कम से कम आगे की जिंदगी, वो करियर वाली जिंदगी तो सही रहेगी। तो बेसिकली करना क्या है आपको, मुश्किल लगा है तो सेम क्वेश्चन को दोबारा करो, अब एक बार मेरे से समझ के साथ साथ कर लिया, अब इसको वीडियो को पॉज कर दे, सेम क्वेश्चन को उठाओ और फिर से दोबारा अपने आप से करो, फिर कुछ समझ ना आए तो एक बार फिर से करो, जब तक वो क्वेश्चन खुद से पूरा अपने आप से ना हो जाए, यू शुड नॉट लीव दैट, ठीक है। पहली बार करा हेल्प ली, दूसरी बार करा हेल्प ली, दोबारा करो, तीसरी बार करा हेल्प ली, फिर चौथी बार करो, जब तक पूरा का पूरा क्वेश्चन शुरू से एंड तक खुद से ना हो जाए, यू शुड नॉट लीव द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे अगर आपने 4 भी सवाल कर लिए तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन शुरू करें, सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा आपको। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ निशांत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी निकाल देते हैं, ये सब कहानी दे रखी है, ये सब कहानी दे रखी है, देख लेंगे।
प्रोसेस होता है कि सबसे पहले रीड किया जाए कि सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है। वहां बोला गया है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000 जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी वो सोल्ड फॉर दिस। इसका मतलब क्या है, ये आपको फिर से खाता बनाना है, इस क्वेश्चन में भी अकाउंट बना लेंगे। ठीक। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स अमाउंटिंग टू 8500। इंटरेस्ट पेड कहीं पे लिखते हो आप, बिल्कुल ABCDIL में आई पे लिखते हो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो वहां पे आप इसको लिखोगे। ये कहां जाता होता है, ये एडजस्टमेंट्स में ऐड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाली चीजों को रीड कर लिया, अब शुरू से लगते हैं। शेयर कैपिटल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई काम नहीं होता। रिजर्व सरप्लस का ये दे रखा है तो कोई चिंता नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट दे रखा है तो कोई चिंता नहीं है। ट्रेड पेबल होती है करंट लाइबिलिटी 1,02,000 से 89,500 कम हो गई है, तो करंट लाइबिलिटी का रिड्यूस होना क्या होता है, माइनस होता है। कहां से माइनस होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में माइनस होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नंबर दे रखा है, कोई चिंता नहीं है। ठीक। फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट का नोट नंबर दे रखा है, कोई चिंता नहीं है। इंटेंजिबल एसेट का नोट नंबर दे रखा है, कोई चिंता नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट्स का इंक्रीज डिक्रीज आप नहीं लिखते हो, ध्यान रखना इस चीज का, खास ध्यान रखना कि करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनके इंक्रीज डिक्रीज को आप नहीं लिखते हो, तो चिंता नहीं करनी। बाकी बची इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट एसेट है ये, तो क्या होगा, माइनस होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से। क्या होगा, माइनस होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से। ट्रेड रिसीवेबल्स का भी इंक्रीज है, तो ये भी इंक्रीज इन करंट एसेट है, माइनस होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से। ठीक है, यहां तक समझ आई कहानी। उधर रीड करते हैं। सरप्लस दे रखा है, सरप्लस आपको प्रॉफिट्स निकालने के काम आएगा। आप लिखोगे कि भैया पी के काम आओगे। 10% डिवेंचर्स है, तो 10% डिवेंचर है तो कॉमन सेंस काम करती है कि परसेंटेज दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नाम की कोई चीज होनी चाहिए। खुद से मत निकालो, जब क्वेश्चन ने निकाल के दे दिया तो फिर शांत हो जाओ, हो गया सर। वैसे अगर क्वेश्चन ना गया था तब मैं 85,000 का 10% निकालता, कितना आता बेटा, 8500। क्वेश्चन ने बोल भी दिया कि 8500 8500 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा हो और इसके रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, तो क्या करना होता है सर, जो प्रीवियस ईयर वाला होता है उसको तो आप बोल देते हो टैक्स पेड, और टैक्स पेड क्या होता है, लास्ट में से माइनस। जो करंट ईयर वाला होता है इसको आप बोलते हो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, और इसको क्या करते हो आप, इसको क्या करते हो आप, प्रॉफिट्स निकालते वक्त ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो। हमने कहा ठीक है, आगे देखो। टेंजिबल एसेट के बारे में मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, सर अकाउंट बनाएंगे, नो वरीज। गुडविल साल की शुरुआत में थी 56,000 की, अब हो गई है 20,000 की, कम हो गई है, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल प्लस हो जाएगा कहां पर, एडजस्टमेंट्स में। कहां पर, एडजस्टमेंट्स में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। हुआ क्वेश्चन समाप्त। बनाए मशीनरी अकाउंट, बनाए मशीनरी अकाउंट, पिछले पेज पे बनाते हैं। चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। मेरी सलाह मानो तो अपने आप से बनाओ, मेरी सलाह मानो तो अपने आप से बनाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ, क्योंकि अभी डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट हमने करा है सवाल। अभी हमने डिट्टो क्वेश्चन करा है जिसमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट था, तो जल्दी से खुद से बनाओ। ये लो, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। चलो अब हम देखते हैं मशीनरी और इनके बैलेंसेस। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग 6,35,000। तो हम बोलेंगे साल की शुरुआत में मशीन है 5 लाख की, तो टू बैलेंस बीडी 5 लाख, और एंड में है तो आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 6,35,000। क्लियर। फिर आइए आप, फिर आइए आप
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस साल की शुरुआत में है 75,000, एंड पे है 1,00,000। तो साल की शुरुआत में है 75,000 बाय बैलेंस BD 75,000, और एंड पे आप लिखोगे टू बैलेंस CD 1,00,000। ठीक, हमने बैलेंसेस लिखे। अब देखते हैं मशीनरी बेचनी है। मशीनरी बेचते वक्त 3 काम करने हैं। पहला काम आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफर करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरे काम में आपको उसको बेचना है। तीसरे में आपको गेन लॉस निकालना है। चलो जी, कहता है पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000। एक पीस ऑफ मशीन है कॉस्टिंग 12,000 जिसकी कॉस्ट है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 8,000, वो सोल्ड फॉर 3,000। आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 8,000। कितना है बेटा? 8,000। तो 8,000 पहले आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर किया कैसे जाता है सर? ट्रांसफर करने के लिए यहां पर हम लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट 8,000, मशीनरी की क्रेडिट में लिखते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। समझे? सॉर्टेड है। दूसरे नंबर पे क्या करोगे? मशीनरी को बेचोगे। कितने की बिकी है सर? वो सोल्ड फॉर ₹3,000। 3,000 की आपने बेच दी। जब बेच दी तो बैंक में पैसे आएंगे, तो यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 3,000। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब देखेंगे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। मशीन थी कितने की सर? मशीन थी 12,000 की, जिसपे 8,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका था, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 4,000। बेची कितने की सर? 3,000 की। फायदा हुआ नुकसान हुआ? 4,000 की चीज 3,000 में बेच रहे हो, फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। कितना होगा? 1,00,000 का होगा। तो लॉस जो होता है वो यहां आता है बाय लॉस ऑन सेल 1,000। समझ में आई बात? चलो बैलेंस करें। इसका आया बेटा 1,08,000, इसका आया 1,08,000। 1,08,000 में से 75,000 गए तो कितना आएगा बेटा? 33,000 बैलेंसिंग फिगर। इसका नाम क्या होता है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इधर करते हैं टोटल, इधर करते हैं टोटल, और यहां क्या बैलेंसिंग फिगर का नाम होता है? टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेस्ड। तुम बताओगे, मैं क्यों बताऊंगा? है ना, क्योंकि मुझे जो चाहिए सवाल में वो चीजें मुझे मिल चुकी है, तो इतना काम आप करोगे, है ना। ये अगली क्लास में काम आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो बताना जरूर है, बिना इसके करे आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, पता चल जाएगा मुझे इसके भी करे बिना आगे बढ़े तो। अच्छा, अच्छा, अब इसमें से कौन सी चीज जाएगी हमारी ऑपरेटिंग में? एक तो जाता है सर लॉस। लॉस कहां जाता है बेटा? बोलो ना, कहां जाता है सर? एडजस्टमेंट्स में ऐड होता है। डेप्रीसिएशन कहां जाता है सर? ये भी एडजस्टमेंट्स में क्या होता है? ऐड होता है। ABCDIL में, डी से डेप्रीसिएशन, एल से लॉस ऑन सेल। समझ गए? चलो जी, अब कंप्लीट हुआ सवाल। अब कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया, वहां भी हमने सब कुछ लिख दिया। अब जल्दी से बनाइए फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाते हैं, शानदार सा फॉर्मेट बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे ऊपर जो चीज लिखी जाती है उसका नाम होता है, उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपने कहां पे पी लिखा। कहां पे पी लिखा सर? हमने प्रॉफिट यहां पे लिखा। साल की शुरुआत में 1,00,000 का था, अब 1,50,000 का है, तो इस साल का कितना हुआ? 50,000। हाँ के ना? और कहीं पे पी लिखा क्या आपने? कहीं पे आपने पी लिखा क्या आपने? नहीं लिखा सर। पी लिखा, यहाँ पे लिखा। पी में प्लस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना है? 25,000 का है, तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना है? 25,000 का है, तो टोटल कितना हुआ? 75,000। ठीक है, ओके, तो हम यहां लिखेंगे 75,000। फिर आप लिखोगे कि एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें ऐड माइनस करनी होती है। आप अपने क्वेश्चन में ढूंढिए, आपने कहां पर A प्लस A माइनस लिखे हैं?
यहाँ पर ए प्लस माइनस कुछ नहीं है, यहाँ पर ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ये रहा। ए में जोड़ना है गुडविल, कितना जोड़ना है, जितना गुडविल अमोर्टाइज हुआ 56 से 20 पे जाते हुए 36,000 की अमोर्टाइजेशन हुई, तो आप प्लस करोगे गुडविल अमोर्टाइज्ड 36,000 की, ठीक है। और क्या करोगे आप, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना 8500 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 8500 ये प्लस कर दोगे। और देखिएगा, और ए प्लस यहां लिखा नहीं क्या, खातों में तो लिखा होगा मेरे भाई, खातों में लिखा है। लॉस जोड़ना है 1000 रुपए का, डेप्रिसिएशन जोड़ना है 33,000 रुपए की। लॉस जोड़ना है 1000 रुपए का प्लस लॉस ऑन सेल प्लस डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल जोड़ना है 1000 रुपए का, डेप्रिसिएशन जोड़नी है 33,000 रुपए की, ठीक है। और कुछ ए प्लस माइनस था ही नहीं, तो इनको जल्दी से जोड़ देते हैं, इनको जल्दी से जोड़ देते हैं। तो ये बना 36,000 प्लस 8500 प्लस 1000 प्लस 33,000 विच इज 78,500। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आया, प्लस 75,000 153,500। इसे आप क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओह माय गॉड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इतना नाम रुक गया। चलो, हुआ ये आइए अब करेंगे हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखो डब्ल्यू प्लस माइनस कहाँ लिखा है, डब्ल्यू प्लस माइनस यहाँ लिखा है, डब्ल्यू माइनस ट्रेड पेबल का डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ 89,590 मान लो इसको, 90 और 1,02,000 में 12,000 का फर्क होता है, तो 12,500 माइनस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 12,500 माइनस करना है। तीनों ही माइनस के है ना, जितना मुझे ध्यान है, हाँ ये दोनों भी माइनस के हैं। इंक्रीज इन्वेंट्री में 4,000 का, और इसमें इंक्रीज कितना है बेटा 13,500 का, 13,500 और 4,000, 13,500 और 4,000, इन्वेंट्री में 4,000 है, और ट्रेड रिसीवेबल्स में 13,500 है, ठीक है। और कुछ नहीं है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तीन ही चीजें थी। चलो देखते हैं कितना हुआ। ये हुआ सर 12,500 प्लस 4,000 प्लस 13,500 विच मीन्स माइनस 30,000। वेरी गुड। 1,53,500 में से 30,000 गए तो 1,23,500, ठीक है। दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद लास्ट में कुछ प्लस माइनस करना होता है, जनरली आपको सिर्फ टैक्स पेड देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर क्या है, एल प्लस माइनस सर, एल प्लस माइनस सर, एल प्लस माइनस, ये रहा टैक्स पेड 38,500, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। माइनस कर दोगे टैक्स पेड, माइनस कर दोगे टैक्स पेड 38,500, ठीक है। 1,23,500 में से 38,500 माइनस करके दिखा दो। 1,23,500 में से 38,500 माइनस करा तो आया मेरे पास 85,000। वेरी ब्यूटीफुल आंसर। दिस इज माई नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बेटा जी, क्लियर है बेटा जी, जल्दी बताइए। तो इस तरीके से बनाने होती है हमारे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ सीबीएसई एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी इजी। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, और आई होप अब समझ आ गई होगी, अगर आ गई है तो प्लीज जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में समझ आया या नहीं आया। चलो कुछ एक थोड़े से
वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप नहीं, कूल डाउन। वार्म अप तो शुरू में होता है ना, तो कूल डाउन होगा। तो देखो कुछ एक एमसीक्यूज है, जल्दी से सीख लो क्योंकि एमसीक्यू भी आना है भैया एक, है ना, खराब थोड़ी करेंगे। चलो, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर फाइनेंस कंपनी। देखो फाइनेंस कंपनी के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन होते हैं। एक फाइनेंस कंपनी के लिए, जैसे बैंकिंग का सेक्टर है, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनमें से क्या होगी? सारी एक्टिविटीज मैं बताता हूं उनके लिए वो क्या है। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, ये कैश फ्लो की एक्टिविटी ही नहीं है, ये कैश फ्लो है ही नहीं, है ना, कि एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, कैश का आया गया ही नहीं हुआ, तो कैश फ्लो की एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। बिल्डिंग खरीदी बेटा, बिल्डिंग खरीदे कोई भी फाइनेंस कंपनी, तो बिल्डिंग खरीदना क्या है उसके लिए? उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, तो ये इन्वेस्टिंग है सर, ये भी नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव करना बेटा, डिविडेंड रिसीव कब होता है? जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो, और फाइनेंस कंपनी का काम यही होता है कि शेयर्स खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे कब करती है कोई भी कंपनी? जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हो, और अगर आपका कोई शेयर होल्डर है तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। ये एक्टिविटीज होती है 3 प्रकार की। अगर आपको नहीं अच्छे से क्लैरिटी, तो मेरी सीरीज में जाके पहला लेक्चर सुन लेना, बहुत अच्छे से समझा रखा है कौन सी एक्टिविटी क्या होती है। डिविडेंड पेड हम उसे करते हैं जो हमारा शेयर होल्डर हो, और जो हमारा शेयर होल्डर होता है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमने उससे फाइनेंस ले रखा होता है, तो ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस क्वेश्चन रिपीट्स बहुत बार, सेम क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। कहता है कौन सी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश का फ्लो होगा, है ना, कैश का फ्लो होगा। कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अरे कैश का कोई फ्लो नहीं है, क्यों? इसका मतलब होता है कि कैश को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देना। कोई कैश आया गया थोड़ी है बिजनेस में बाहर से, मैंने इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल लिया, क्या हुआ? बैंक से निकाल के कैश में रख लिया, कैश से निकाल के बैंक में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 1,00,000 टू वेंडर्स ऑफ मशीन। मैंने क्या करा, एक मशीन खरीदी और उसको डिबेंचर्स दे दिए, कोई कैश आया गया? नहीं आया। रिसीव फ्रॉम डेटर 74,000, बिल्कुल डेटर ने मुझे पैसे दे दिए तो कैश आ गया, कैश का फ्लो हुआ, सही है। रिडीम 10% डिबेंचर बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर। कहता है आपने डिबेंचर्स को कहा कि हम तुम्हें कैश नहीं देते, तुम हमारी इक्विटी शेयर्स ले लो, तो यहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। क्लियर है? आगे चलो। कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद AS3, ठीक है। AS26 डील्स विद इनटेंजिबल एसेट्स। अगर आपको कई बार ये भी पूछ ले तो AS26 डील्स विद इनटेंजिबल एसेट्स। कैश फ्लो से डील करता है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 कंपनी एक्ट 2013 हमें बताता है कि कंपनी का अकाउंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे बननी है, वो ये हमें बताता है। कंपनी एक्ट 1956 बहुत पुराना हो गया, कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। बेटा प्रोसीड्स का मतलब होता है अगर तुमने गुड्स बेचे हैं तो कैश तो इनफ्लो होगा, आउटफ्लो कैसे होगा? मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास तो कैश इनफ्लो होगा। ये कहता है रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो, अरे पागल है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहता है अगर आप किसी को डिविडेंड दे रहे हो तो दिस इज इन्वेस्टिंग। अरे इन्वेस्टिंग नहीं होती, किसी को डिविडेंड देना होता है बेटा फाइनेंसिंग, क्योंकि उसने मुझे पैसा दे रखा था, फाइनेंस दे रखा था, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होता, ये फाइनेंसिंग होता है। सेल ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट कैश आउटफ्लो। अरे आपने मशीन बेची, कैश आउटफ्लो होगा इनफ्लो होगा? इनफ्लो होगा, आएगा ना तुम्हारे पास। अरे आउटफ्लो नहीं होगा, बेवकूफ, बेवकूफ बच्चा। यही आंसर होगा, चिल करो। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज को पैसे दिए, इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। बिल्कुल ऑपरेशंस का काम ही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट के एक्सपेंसेस दो, मतलब सैलरी भी इसी के अंदर आता है, एम्प्लॉय के जो भी खर्चे हैं वो इसी के अंदर आएंगे, ऑपरेशंस का ही काम होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएंगे। चलिए, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट्स इफ दे आर रियलाइजेबल इनटू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश। कहता है कि किस इन्वेस्टमेंट को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कन्वर्जन मानोगे, कितने समय के अंदर अंदर वो मुझे पैसे दे दे तब। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आप मानते हो जब 3 महीने या उससे कम में मुझे पैसे दे दे तब, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सी चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आती है? नहीं आती है, ये तुम बताओगे, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइम स्टैम्प डालो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहते हैं कौन सी चीज इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है? कैश पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल है ना। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं आगे बेचने के लिए तो ये ऑपरेशंस का ही काम है कि आप गुड्स खरीद रहे हो, तो बिल्कुल सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव करो इन्वेस्टमेंट्स पे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा, उस पे आपको डिविडेंड मिला, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, ये नहीं है ऑपरेटिंग। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, आपकी नॉर्मल इनकम है सारी की सारी, ठीक है। कोई फीस मिल रही है, कमीशन मिल रही है, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो 1 और 3 आपका आंसर आएगा बेटा, 1 और 3 आपका आंसर आएगा। अगले का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। रिपीट क्वेश्चन आ गया है बेटा, रिपीट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हाँ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किससे कैश फ्लो होगा ये भी आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चा इस वीडियो के नीचे कर रहा होगा, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यू आर सीरियस, आप एक सीरियस कैंडिडेट हो और आप अपने 12th बोर्ड्स को सीरियस ले रहे हो, ठीक है जी। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर पे। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट आराम से करा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे समझ आया कि नहीं आया। अगर बेटा नहीं आया तो प्लीज मेरी बात को मानो और 2 क्वेश्चन जो करवाया उन्हीं को ऑन रिपीट करो, जब तक कि शुरू से एंड तक पूरे क्वेश्चन खुद से ना कर लो। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, शाम तक अपलोड हो जाती है रोज की रोज पीडीएफ। इन क्वेश्चंस को बहुत बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, वहां पे हमसे पूछ सकते हो। ऑलरेडी 2000 के करीब बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए। कोई भी प्रॉब्लम आते हैं हमसे डिस्कस कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है जी। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल खुश रहो, बिल्कुल अपने आप की केयर करते रहो, बिकॉज यू आर द बेस्ट और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो अपने एग्जाम्स में।